सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्ब का, और कल की क्लास में हमने क्या किया था कि एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसको मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होते हैं, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण होते हैं। और हमने उसके क्या पढ़े, टाइप पढ़े। टाइप कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, रिलेटिव और इंटैरोगेटिव। कौन से होते हैं? और इंटैरोगेटिव। ये 3 टाइप के हमारे एडवर्ब थे। और सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आया हुआ था? सिंपल एडवर्ब के भी सब टाइप थे, जिसमें क्या था? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। जिसमें से इंपॉर्टेंट था वो था मैनर, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मैनर जो होता है वो क्या बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो काम करने के तरीके यानी ढंग को बताता है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट कि काम कैसे हुआ, यानी कि हाउ, काम जो है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो किस में आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। और मैंने आपको कहा था वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से, कि कुछ एडजेक्टिव दिखने वाले वर्ड जिसको हम एडवर्ब समझने की गलती कर लेते हैं, क्योंकि एडवर्ब की पहचान 90% केस में क्या होती है? एलवाई। उनको हम क्या कर लेते हैं? एडवर्ब समझने की गलती कर लेते हैं। वो वर्ड थे माइजर, निगार्ड, कावर्ड और ऑर्डर और स्कॉलर, ये वाले वर्ड की। ये सब क्या होते हैं? नाउन। अगर इनके पीछे एलवाई लग जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव फॉर्म, जैसे कि माइजरली, कावर्डली, ऑर्डरली, स्कॉलरली, निगार्डली। लेकिन उसका जो सही एडवर्ब फॉर्म होता है वो होता है इन अ माइजरली मैनर, या इन अ कावर्डली मैनर, या इन अ निगार्डली मैनर। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में, और उन जो टाइप्स को अच्छे से इलैबोरेट किया था कि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं? रिलेशन, यानी कि 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दे तो वो क्या हो जाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। होते कौन से हैं? WH फैमिली वाले ही। लेकिन इंटैरोगेटिव एडवर्ब भी क्या होते हैं? WH फैमिली वाले ही होते हैं। लेकिन अगर हमको उसमें आंसर की रिक्वायरमेंट हो, क्या हो? आंसर की रिक्वायरमेंट हो, और पीछे जो सेंटेंस है वो किससे खत्म हो रहा हो? क्वेश्चन मार्क से, तो वो किस में आ जाएगा? इंटैरोगेटिव एडवर्ब में आ जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ और एडवर्ब का यूज, जो कि क्या है? वेरी और मच। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब से, जो कि क्या है? वेरी और मच। इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, वेरी और मच एडवर्ब है। अब हम पढ़ते हैं इनका यूज। क्या पढ़ते हैं? इनका यूज। देखिए, अगर वेरी के बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री की। सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं? डिग्री की। हमने एडजेक्टिव में डिग्री कंप्लीट किया था। डिग्री 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अब तक अगर जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो एक बार जाके उन्हें उसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, वेरी के बाद और मच के बाद अगर कोई सी डिग्री का यूज होगा तो वेरी के बाद तो डिग्री का यूज होगा पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री का यूज होगा? पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन अगर मच के बाद कोई भी डिग्री आएगी तो वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, यानी इसी से ये आप बनाइए अपने शॉर्ट नोट, ये आप अपने क्या बनाइए? शॉर्ट नोट। लेकिन अगर इनके बाद वो आपसे क्या पूछ ले? वर्ब पूछ ले, क्योंकि वो 2 ही रूल पूछता है, वेरी और मच से। अगर इनके बाद कोई भी वर्ब आ गई वेरी के बाद, तो वो किस में आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और मच के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो वो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये क्या हो जाएंगे? हमारे वर्ब फॉर्म। तो वेरी से हमने क्या पढ़ा? अगर कोई भी डिग्री आएगी तो वो क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री। और अगर मच के बाद कोई डिग्री आएगी तो वो कौन सी आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। और वर्ब फॉर्म की बात हो गई तो वर्ब फॉर्म क्या आएगी? वेरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और मच के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक क्वेश्चन है, दिस मूवी इज वेरी या मच इंटरेस्टिंग। ये जो मूवी है वो क्या है? इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या दे दिया? एक तो डिग्री भी दी गई है, लेकिन कौन सी? पॉजिटिव। कौन सी दी गई है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया? फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और ये डिनोट किसको कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिनोट कर रहा है। किसको? प्रेजेंट
पार्टिसिपल को, इसको डिनोट कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दिस मूवी इज, हम वेरी का यूज करेंगे ना कि मच का, क्योंकि मच के बाद तो जो आता है वो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ तो हमसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या पूछा जा रहा है, ING पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी या मच अमेजिंग स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। अमेज्ड, यहाँ पे क्या दे दिया, अगर वो यहाँ पे अमेज्ड देता, क्या दे देता, अमेज्ड दे देता, तब तो हम क्या टिक करते, मच टिक करते, क्योंकि अमेज्ड क्या हो जाता, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाता। लेकिन उसने क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कर दिया, तो जिसकी वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, तो हम मच का यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द न्यूज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सदाम हुसैन इज वेरी या मच सरप्राइजिंग, कि जो न्यूज एग्जीक्यूट की गई है सदाम हुसैन के द्वारा वो क्या है, बहुत ही सरप्राइजिंग यानी कि हैरानजनक है। क्या है, हैरानजनक यानी कि आश्चर्यचकित। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। और यहाँ पे वो फॉर्म कौन सी दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कौन सी फॉर्म दे रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो हम यहाँ पे वेरी और मच में से किसका यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे। देखिए यही ट्रिक है, अगर वेरी के बाद आपको वर्ब फॉर्म देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और मच के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर वो डिग्री की बात कर रहा है तो हमेशा क्या आएगा, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, और मच के बाद कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, ही इज वेरी या मच एडमायर्ड बाय हिज कलीग्स। क्या है, एडमायर्ड, क्या दे दिया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, यानी एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड दे दिया। यानी अगर वो एडमायरिंग की बात करता तब हम यहाँ पे क्या टिक करते, वेरी। क्या टिक करते, वेरी। लेकिन यहाँ पे वो एडमायर बोल रहा है जो कि क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम वेरी का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी टाइम्स विल बी वेरी या मच रिड्यूस्ड बाय द न्यू रोड, कि ये देखिए रिड्यूस्ड, फिर से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड, यानी ये कौन सी फॉर्म दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो रिड्यूसिंग की बात करता, अगर वो किसकी बात करता, रिड्यूसिंग की बात करता, तब तो हम किसको टिक करते, वेरी को टिक करते। लेकिन वो यहाँ पे क्या दे रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या दे रहा है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल दे रहा है, इसीलिए हम क्या टिक करेंगे, यहाँ पे मच को टिक करेंगे, ना कि वेरी को। किसको टिक करेंगे, मच को टिक करेंगे, ना कि वेरी को। तो यही हमारा रूल है। अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रिक बेस्ड, कि वेरी आ जाए तो वेरी के बाद जो भी डिग्री आएगी वो कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और अगर वर्ब फॉर्म की बात कर रहा है तो वो क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होना चाहिए। फिर हमने मच में क्या पढ़ा, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, और वर्ब फॉर्म अगर पूछ रहा है तो वो कौन सी होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वेरी जो होता है, वेरी एक एक्सेप्शनल केस में भी लगता है, वेरी जो होता है एक्सेप्शनल केस में भी लगता है, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी होते हैं, तब भी हम उनके साथ किस मच का यूज नहीं करते, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। वो है हमारा एक्सेप्शनल केस। वो क्या है, हमारा एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि ये वाले वर्ड। क्या है, जैसे कि ये वाले वर्ड, ये वेरी का कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या दिखाता है, एक्सेप्शन को। यानी एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं, अपवाद। यानी इनको छोड़कर, इन शब्दों को छोड़ के बाकियों के साथ हम VING के साथ हम क्या लगा सकते हैं, वेरी। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ये आ जाए तब भी हम क्या किसका यूज करते हैं, वेरी का ही यूज करते हैं, ना कि मच का यूज। जैसे कि क्या हो गया, डिजेक्टेड। जैसे वर्ड क्या है, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश होना, या जिसे हम बोलते हैं हताश। या तो हम क्या बोल सकते हैं, निराशा, या तो हम क्या बोल सकते हैं, हताश। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, निराश होना। नेक्स्ट वर्ड है लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिमिटेड, जिसको रोक दिया जाए। नेक्स्ट है एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्साइटेड, और ये सब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लीज्ड।
और उसके बाद वर्ड क्या है, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, हैरान या आश्चर्यचकित। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, मैंने क्या किया, वेरी के साथ सरप्राइज्ड वर्ड लगा दिया। क्या मैंने मच लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि ये एक्सेप्शन वर्ड है जिनके साथ हम मच का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट। उसके बाद है बोर्ड। बोर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो बहुत ही बोरिंग हो, मतलब जिसके साथ काम करने में कोई मजा ना आ रहा हो। नेक्स्ट वर्ड प्लीज्ड, रिपीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड क्या होता है, थका हुआ। फ्राइटेंड क्या होता है, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। क्या होता है, डरा हुआ या भयभीत। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंडेड। कौन सा वर्ड है, कंटेंडेड। कंटेंडेड एक तरीके से जो सेटिस्फाइड है उसका सिनोनियम ही है, क्योंकि कंटेंडेड का मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट ही होता है। क्या होता है, संतुष्ट ही होता है। फिर आ गया टायर्ड, फिर आ गया बोर्ड। ये थोड़े रिपीट वर्ड है, पर आप क्या याद करेंगे, जब भी लिमिटेड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, डिजेक्टेड आ जाए, ठीक है, लिमिटेड आ जाए या कंटेंडेड आ जाए, जब भी ये शब्द V3 फॉर्म में हो, एक्सेप्शन वर्ड, तो इनके साथ हम मच का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, हमेशा वेरी का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम वेरी एक्साइटेड इस काम को करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक्साइटेड के साथ जो वर्ड लगाया वो क्या लगाया, वेरी लगाया, ना कि मच लगाया। तो इसी से रिलेटेड रूल, तो इसी से रिलेटेड ये एक्सेप्शन केस था, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ये एक्सेप्शनल वर्ड। नेक्स्ट केस कहता है कि, नेक्स्ट केस क्या कहता है कि देखिए, सोनम इज वेरी या मच टॉल। क्या आ गया, वेरी या मच टॉल। अब की बार हम वेरी और मच में से क्या चूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिग्री दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तो हमने पढ़ लिया वर्ब फॉर्म, यहाँ तो हमने क्या पढ़ लिया, वर्ब फॉर्म, लेकिन यहाँ पे वो डिग्री क्या दे रहा है, टॉल, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का जिक्र कर रहा है कि वह क्या है, कि सोनम इज वेरी या मच टॉल, कि सोनम जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा टॉल है, यानी कि लंबी है। तो क्या होता है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है। टॉल पॉजिटिव डिग्री होता है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और टॉलेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अगर यह पॉजिटिव डिग्री का जिक्र हो रहा है तो क्या हम मच को टिक करेंगे, क्योंकि मच किसके साथ लगता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, वेरी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हाउस इज वेरी या मच बिग। यहाँ पे उसका घर क्या है, बहुत ही बड़ा है। क्या है, बहुत ही बड़ा है। फिर से बिग, बिगर और बिगेस्ट होता है। बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी किसके साथ लगता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच को हम किसके साथ लगाते हैं, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे, देयर हाउस इज वेरी बिग। नेक्स्ट है, ही इज इन अ वेरी अ मच बेटर मूड देन यूजुअल। अब देखिए, मैंने आपको कीवर्ड क्या दे दिया, उसने देन दे दिया। क्या दे दिया, देन दे दिया। और मैंने आपको जब डिग्री पढ़ाया था तो कीवर्ड ही बताया था कि देन से पहले जो भी डिग्री आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, ही इज इन अ वेरी अ मच बेटर मूड देन यूजुअल, कि पहले से वो आज के अच्छे मूड में, यानी कि उसके पहले मूड को आज के मूड से कंपेयर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगती है, मच के साथ लगती है, ना कि वेरी के साथ। अगर वो यहाँ पे गुड दे देता ना, गुड, और देन का जिक्र ही नहीं करता, तब तो हम यहाँ पे किसको टिक करते, वेरी को टिक करते। क्योंकि देन जो है वो हमेशा किसको बताता है, दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में, दो प्लेस में, दो थिंग में कंपैरिजन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी या मच हैप्पियर इन माई न्यू जॉब। कि वो क्या है, अब वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी नई जॉब में। क्या दे दिया यहाँ पे, हैप्पियर। हैप्पी पॉजिटिव डिग्री, हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री, और हैप्पीएस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र हो रहा है, हम सीधा सीधा क्या टिक करेंगे, मच को टिक करेंगे, ना कि वेरी को। क्योंकि अगर यहाँ पे हैप्पी दिया गया होता तो हैप्पी के लिए हम किसको टिक कर सकते थे, हैप्पी के साथ हम यहाँ पे वेरी को टिक कर सकते। जैसे मैं कहती, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिल करके। तो मैंने क्या किया, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वेरी या मच ओल्डर देन मी। इसमें देखिए दो रूल आपके क्लियर हो गए। आपको याद है जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था,
तो एडजेक्टिव में हमने कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ा था, कौन सा, एल्डर और ओल्डर। एल्डर किसके लिए लगता है, जब भी हम किसी रिलेशन, फैमिली रिलेशन की बात करते हैं, खून के रिश्ते की बात करते हैं, तो हम किसके क्या लगाते हैं, एल्डर। और जब भी हम किसी से उम्र में बड़े की बात करते हैं, किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी थिंग को, तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा ओल्डर लगाते हैं। और एल्डर के साथ हम कभी भी देन का यूज़ नहीं करते, ओल्डर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा देन का यूज़ करते हैं। क्या दे रखा है, रूल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल है। और यहाँ पे वो बात किसकी कर रहा है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री, और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओल्डर है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, हम यहाँ पे सीधा क्या टिक करेंगे, मच को टिक करेंगे, ना कि वेरी को टिक करेंगे। और वो कहना क्या जा रहा है, शी इज ओल्डर हमने क्यों लगाया, क्या इसमें कोई भी रिलेशन की बात हो रही है, फैमिली रिलेशन की नहीं हो रही, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या टिक किया है, क्या लगाया है, ओल्डर लगाया है, और साथ ही साथ क्या लगाया है, देन को लगाया है। सो आई होप आपका जो वेरी और मच में जो कन्फ्यूजन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेरी किसके साथ लगता है, पॉजिटिव डिग्री, और लगता किसके साथ है, VING फॉर्म में। मच किसके साथ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री, और होता क्या है, V3 फॉर्म में। लेकिन वेरी में हमने एक्सेप्शन केस भी पढ़ा कि अगर कुछ एक्सेप्शन वर्ड जो V3 फॉर्म में है, जैसे कि लिमिटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया, कंटेंटेड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, ठीक है, फ्राइटेंड हो गया, एक्साइटेड हो गया, बोर्ड हो गया, टायर्ड हो गया, उन शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। ये था हमारा वेरी और मच में एक डिफरेंस। लेकिन अब वो पूछ लेता है वेरी मच एक साथ, क्या पूछ लेता है, वेरी मच एक साथ। देखिए जो रूल अभी हमने पढ़े ना वेरी और मच का, अब बस आप मच का रूल अप्लाई कर दो तो वेरी मच इकट्ठे आ जाए, तब भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर वेरी मच एक साथ आ जाए तो इसके साथ जो डिग्री आएगी वो डिग्री कौन सी होनी चाहिए, हमेशा कंपैरेटिव, हमेशा, क्योंकि मच क्या है, बाद में है। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे वो कौन सा फॉलो करेंगे, मच का ही रूल फॉलो करेंगे। और उसके बाद अगर जो वर्ब फॉर्म आएगी वो वर्ब फॉर्म हमेशा क्या होगी, V3 फॉर्म होगी। ये है हमारा वेरी मच का रूल। जैसे कि विद्या इज वेरी मच क्लेवर या क्लेवरर देन सीमा, कि जो विद्या है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर यानी कि चालाक है, किससे, सीमा से। कि विद्या का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हो रहा है, सीमा के साथ हो रहा है। और देन लगा के वो क्या बता रहा है, कंपैरिजन को बता रहा है, किसको बता रहा है, कंपैरिजन को बता रहा है। और देन के पहले जो डिग्री लगती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगती है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है। कौन सी डिग्री लगती है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री लगती है। लेकिन उसने 2-3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहला कि देने के बाद जो डिग्री आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, कंपैरेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे उसने वेरी मच एक साथ दे दिया तब भी हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री को ही लगाते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है। क्लेवर क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और क्लेवरेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, क्लेवरर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन इज वेरी मच वाइजर या वाइज देन हिज फ्रेंड्स, कि जो सुमन है वो उसका जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, उसके ही दोस्तों से कंपैरिजन हो रहा है। और देन के पहले जो डिग्री का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन हम तो वेरी मच का केस पढ़ रहे हैं। वेरी मच के अगर वेरी मच एक साथ आ जाता है तो भी हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए 2 रूल एक साथ आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों रूल, और जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी और वेरी मच के बाद भी जो डिग्री आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। वाइज है हमारी पॉजिटिव डिग्री और वाइजर हमारी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, वाइजर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राहुल इज वेरी मच डिलाइटेड टू पार्टिसिपेट इन KBC। अब देखिए फिर से डिलाइटेड क्या दे दिया, डिलाइटेड कौन सी फॉर्म दे दी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। कौन सी फॉर्म दे दी, थर्ड फॉर्म। यानी कि इस बार वो बात किसकी कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पे वेरी मच के साथ हमेशा जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, V3। क्या दे रखी है, दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो डिलाइटिंग कर देता या डिलाइट कर देता तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। नेक्स्ट है, किरण इज वेरी मच डिवोटेड टू हर वर्क। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना। क्या होता है, समर्पित होना। जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम डिवोटेड टूवर्ड्स गॉड,
कि मैं किसको समर्पित हूँ, भगवान को समर्पित हूँ। तो जो किरण है वो किसके तरफ डिवोटी है, अपने काम की तरफ, बहुत ज्यादा डिवोटी है किसकी तरफ, अपने काम की तरफ। क्या यहाँ पे डिवोट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया, क्या डिवोटिंग दिया है, नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वेरी मच जो है वो एक साथ आया, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, वर्ब V3 फॉर्म में आती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, और जो कि दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो ये केस था हमारा वेरी और मच, और जब वेरी मच एक साथ आ जाए। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है फेयरली और रादर। क्या है फेयरली और रादर? फेयरली और रादर का मीनिंग होता है मॉडरेटली। क्या होता है? मॉडरेट। जैसे हम बोलते हैं ना मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, इसको आप आसान तरीके से समझिए, जिसको हम कहे कि ना तो कम ना तो ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत कम है, जिसका मतलब होता है मॉडरेट, कि जो ना तो ज्यादा हो और ना तो कम। वो किसके लिए यूज होता है? फेयरली और रैदर के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं कि इससे पूछे जाने वाला जो रूल है पेपर में वो क्या पूछता है। देखिए फेयरली जो होता है ना वो लगता है किसके साथ? प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ लगता है? हमेशा प्लेजेंट एडजेक्टिव। मैंने आपको इसीलिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से बताई थी कि एडजेक्टिव होता क्या है? विशेषण होता है, और बताता किसकी विशेषता है? नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन मैंने आपको कहा था आप एडजेक्टिव को याद रखिए किससे? विशेषता कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि भाई किसी के अच्छे और बुरे के बारे में हम बात करते हैं तो वो किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। अगर हम किसी के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वो किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। लेकिन किसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स? नाउन और प्रोनाउन की। तो देखिए पॉजिटिव, इसको आप किससे याद कर सकते हो? प्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी जिसके अच्छी चीजों के बारे में बात की गई हो वो किस में आ जाएगा? प्लेजेंट एडजेक्टिव में, यानी पॉजिटिव थिंग। तो फेयरली जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? हमेशा प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। लेकिन जो रादर होता है वो किसके लिए यूज होता है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। किसके लिए यूज होता है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। यानी अगर जो भी कोई नेगेटिव चीज आ गई वो किस में आ जाएगी? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव में आ जाएंगे, और पॉजिटिव किस में आ जाएंगे? प्लेजेंट एडजेक्टिव में। दूसरा रूल पूछता है वो टू का। कौन सा रूल पूछता है? टू का। देखिए हमेशा याद रखिए, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, और शायद एडजेक्टिव में भी इस टू का जिक्र किया था। ये जो टू होता है ना, TOO, इसका मतलब हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। जैसे हम अगर किसी को बोल देते हैं ना कि शी इज टू ब्यूटिफुल, तो कभी मत समझिए कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, या वो ये ना समझे कि ये मेरी तारीफ हो रही है। ये जो सेंस होता है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव सेंस देता है। यानी कि इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मैं कहूँ शी इज टू टॉल, कि किसी की हाइट जो होती है वो सही लेवल पे होनी चाहिए। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो हम बोलते हैं ना कि उसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था जितना कि वो है। या ही इज़ टू फैट, कि उसको इतना मोटा नहीं होना चाहिए था जितना कि वो है। तो ये जो टू होता है हमेशा क्या देता है? नेगेटिव सेंस। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि भाई फेयरली के साथ प्लेजेंट, यानी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो क्या हम टू लगा सकते हैं? क्या हम टू लगा सकते हैं? नहीं। कि फेयरली के साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन रादर जब वो अनप्लेजेंट के बारे में बात कर रहा है तो नेगेटिव वर्ड हम लगा सकते हैं, यानी रादर के साथ टू का यूज हो सकता है। रादर के साथ टू का यूज होता है। तो यही हमारा रूल था किसका? फेयरली और रादर। फेयरली और रादर का मतलब होता है कि ना तो कम ना तो ज्यादा। अगर उसमें बात होती है एडजेक्टिव की तो फेयरली के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से और लीगली विनर क्या है? अच्छी बात से, कि विनर ये है, तो फेयरली को आप उससे याद कर सकते हो, प्लेजेंट एडजेक्टिव पॉजिटिव से। और जो रादर होता है वो किसके साथ लगता है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। और रही बात टू की, तो टू कभी भी फेयरली के साथ यूज नहीं होगा, और रैदर के साथ हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। पहला रूल ये, दूसरा रूल ये। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कहता है ही इज फेयरली या रैदर इडियट। क्या बात कर रहा है? इडियट। इडियट वर्ड ही किसका दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव सेंस की। तो क्या हम यहाँ पे रादर यूज करेंगे? क्या हम इसमें फेयरली यूज करेंगे? फेयरली अभी हमने पढ़ा प्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव थिंग के बारे में बात करेगा, अच्छी बातें करेगा। यहाँ हम किसको यूज करेंगे? रादर को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इडियट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्म वॉज फेयरली या रादर बोरिंग। फिल्म क्या है? बहुत ही बोरिंग है। लेकिन अगर वो यहाँ पे बोर्ड कर देता, अभी हमने पढ़ा
कि जब भी बोर्ड आ जाए, टायर्ड आ जाए, लिमिटेड आ जाए, कंटेंडेड आ जाए, डिजेक्टेड आ जाए, तो हम इसके साथ V3 फॉर्म में भी क्या यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। दो दो रूल आपके एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द फिल्म वॉज फेयरली या रादर बोरिंग। बोरिंग अगर वो बोल देता ना कि दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तब तो हम भाई फेयरली का यूज कर सकते थे। फेयरली इंटरेस्टिंग, तब तो हम किसका यूज कर सकते थे, फेयरली का, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है और प्लेजेंट एडजेक्टिव की बात कर रहा है। लेकिन बोरिंग से वो क्या बता रहा है कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव की बात हो रही है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव की बात हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, रादर को टिक करेंगे। यही एक डिफरेंस है फेयरली और रादर में, प्लेजेंट एडजेक्टिव और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का। नेक्स्ट है, गोलू इज फेयरली या रादर इंटेलिजेंट। क्या है वो, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो अब हम फेयरली लगाएंगे या रादर लगाएंगे। इंटेलिजेंट पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा है, प्लेजेंट एडजेक्टिव की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या टिक करेंगे, फेयरली को टिक करेंगे। गोलू हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसने हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी। नेक्स्ट है, दिस इज अ फेयरली या रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर वो यहाँ पे कहता है ना इजी क्वेश्चन, तो क्या हो गया हमारा भाई, प्लेजेंट एडजेक्टिव, तब तो हम क्या टिक कर सकते थे, फेयरली टिक कर सकते थे। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफिकल्ट है, यानी कि मुश्किल है, तो वो किसको बता रहा है, अनप्लेजेंट को। थोड़ी नेगेटिविटी की झलक है, इसीलिए हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, रादर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा इज फेयरली टू अनवाइज। फेयरली टू अनवाइज, अगर वो यहाँ पे वाइज दे देता, क्या दे देता यहाँ पे, वाइज दे देता, तो हम क्या करते भाई, टू को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाइज किसको बताता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव को बताता है। लेकिन उसने अनवाइज दे दिया, तो अनवाइज के साथ उसने टू यूज किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने किसका यूज कर दिया, फेयरली का। और हमने तो पढ़ा है कि फेयरली किसके लिए लगता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए लगता है, और उसके साथ हम टू का यूज नहीं कर सकते। यहाँ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी है और साथ ही साथ टू भी दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे फेयरली का यूज नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो यूज होता वो किसका यूज होना चाहिए था, रादर का यूज होना चाहिए था, क्योंकि जो रादर है वो क्या दिखाता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव को दिखाता है। और उसके साथ हम टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंस क्या देता है, हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट है, हेमा इज रादर टू अनवाइज। क्या अनवाइज दे रखा है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, बिल्कुल। टू दे रखा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, बिल्कुल। क्या रादर भी नेगेटिव सेंस देता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, नो एरर है। जब भी आप अपने ये तीन चार, जब भी आपको एक कीवर्ड दिखाई देते हैं ना, आपको बस ये दो तीन रूल ही अप्लाई करके देखना। अगर ये रूल से क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन 90 से 99% केस में वो इन्हीं रूल पे क्वेश्चंस देता है, क्योंकि इनसे बनने वाले जो रूल है वो यही है। नेक्स्ट रूल कहता है कि, नेक्स्ट रूल कहता है कि देखिए कि ये मतलब एडवर्ब का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जगह जगह पूछे जाने वाला। एडजेक्टिव में भी शायद मैंने जिक्र किया था और साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने उस वक्त बड़ी थिंग और वन वाले वर्ड का यूज़ किया था कि समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, ये वाले वर्ड, ऐसे नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये वाले वर्ड यूज़ किए थे। और इसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शनल वर्ड बताए थे कि जब भी, जैसे कि नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है, नेवर हो गया, इनके साथ हम कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते। आज मैंने इन सारे वर्ड्स को एक साथ लिख दिया ताकि आपको कहीं पे भी इन वर्ड्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। कि जैसे देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि नो, कौन से वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, नो, नेवर, नोट, ये तो हम सबको पता होता है। लेकिन फ्यू और लिटिल भी ऐसे वर्ड है जो सेंस क्या देते हैं, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है। जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तो उसमें मैंने फ्यू और लिटिल का केस बताया था कि फ्यू और लिटिल लगते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जिसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर, जिसका मतलब ही क्या होता है, ना के बराबर। और वो सेंस क्या देते हैं, हमेशा नेगेटिव। अगर हम एक सेंटेंस में पहले ही कोई नेगेटिव वर्ड मेंशन कर रहे हैं, क्या हम दोबारा से कोई नेगेटिव वर्ड मेंशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो उस सेंटेंस को क्या बना देते हैं, सुपरफ्लुअस बना देते हैं। यानी सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा या जितने की ज़रूरत हमें नहीं थी, वो वर्ड लगा दिया। तो अगर या तो हम ये नेगेटिव वर्ड लगा सकते हैं या तो हम ये वर्ड लगा सकते हैं, और पेपर में दे देते हैं ये वाले वर्ड, एग्जाम में हमसे पूछ जाते हैं ये वाले वर्ड कि ये वर्ड दे करके वो नेगेटिव वर्ड को भी दे देते हैं। तो हमें क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड को हटाना होता है। वो वर्ड कौन से हैं, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, इन सब का मतलब क्या होता है, मुश्किल से।
क्या होता है, मुश्किल। जैसे मैं कहूँ कि हार्डली, मुश्किल से मेरे से ये काम होगा। और एक डिफरेंस और है कि देखिए हम इसको ना एडवर्ब समझने की गलती कर लेते हैं। कुछ वर्ड दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है ना वो गलत होता है। जैसे मैं कहूँ कि ही वर्क्स हार्ड, क्या होता है, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे क्या है, वर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब। लेकिन क्या मैंने इसको एलवाई फॉर्म में लगाया, जैसे मैं ये भी तो बोल सकती थी ही वर्क्स हार्डली, लेकिन मैं क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मैं हार्डली लगाती तो हार्डली का जो मीनिंग है, यहाँ पे मैं बात करी वो जो काम है वो किससे कर रहा है, मेहनत से कर रहा है। लेकिन अगर मैं हार्डली का यूज कर देती तो हार्डली क्या बताता है, नेगेटिव सेंस को बताता है और कहता है मुश्किल से। और मैं तो यहाँ कहना ही नहीं चाह रही, इसलिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंस अलग अलग देते हैं लेकिन हम उसको एलवाई फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। वो बिना एलवाई के भी क्या होते हैं, एडवर्ब फॉर्म में होते हैं। तो इनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फोरबिड हो गया, डिनाई हो गया, रिफ्यूज हो गया, इनका मतलब होता है मना करना। प्रोहाइबिड हो गया, प्रिवेंट हो गया, रोकना। डेसवेड हो गया, लेस्ट। लेस्ट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। लेस्ट का मतलब ही क्या होता है, ये भी क्या सेंस देता है, नेगेटिव। और एक केस और है लेस्ट के साथ। लेस्ट के साथ अगर कोई भी मोडाल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शुड। अगर लेस्ट के साथ कोई भी मोडाल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शुड। एग्जाम में वो लेस्ट लगा देते हैं और लेस्ट के साथ कोई भी मोडाल दे देते हैं, जो कि गलत होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, शुड। और नेक्स्ट वर्ड है अनलेस और अनटिल। अनलेस जो वर्ड होता है वो हमेशा किसको बताता है, सिचुएशन को बताता है। लेकिन जो अनटिल वर्ड होता है वो किसको बताता है, टाइम को बताता है। और ये होते क्या है, हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है नेवर और नथिंग। नोबडी भी हो सकता है। इनके साथ हम कभी भी नो, नेवर, नॉट या फ्यू, लिटिल को कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पूछे जाने वाले, और ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, और ये वाला लेस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये वर्ड है। इनके साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि क्वेश्चन है, रेयरली अपने आप में ही क्या बता रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि बहुत ही रेयर, ना के बराबर चीज हो रही हो तो उसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। नोबडी अपने आप में ही क्या बता रहा है, नेगेटिव वर्ड बता रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे किसको टिक करना पड़ेगा, एनीबडी को टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नोबडी आ जाता, नथिंग आ जाता, तब भी हम क्या नहीं कर सकते थे, इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हार्डली नोज नथिंग या एनीथिंग अबाउट मी, कि वह मुश्किल से मेरे बारे में कुछ जानती है। वह मुश्किल से मेरे बारे में कुछ जानती है। हार्डली वर्ड क्या बता रहा है, मुश्किल से, क्या बताता है, मुश्किल से। और सेंस क्या देता है, हमेशा नेगेटिव। सेंस क्या देता है, हमेशा नेगेटिव। और शी क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या उसके साथ मैंने अपनी वर्ब जो लगाई वो सिंगुलर लगाई, बिल्कुल लगाई। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस लगता है तो वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। इसमें हमेशा हमको कन्फ्यूजन होती है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, यानी ना के बराबर। तो हम नथिंग का यूज नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे, एनीथिंग अबाउट मी, कि वो मुश्किल से मेरे बारे में कुछ जानती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एनीथिंग, ना कि नथिंग, क्योंकि नथिंग क्या दे देगा, नेगेटिव सेंस दे देगा। नेक्स्ट है, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्या दे दिया यहाँ पे, डिनाइड दे दिया। डिनाइड का मतलब क्या है, मना करना, और नेगेटिव सेंस दे रहा है। और यहाँ पे क्या दे दिया, डन एनीथिंग। अगर वो यहाँ पे नथिंग देता तब वो क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता। लेकिन उसने क्या दे दिया, एनीथिंग, जो कि बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो एरर in this sentence, there is no error in this sentence। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऊपर से देखिए दैट दे रखा है, she denied that she had। यहाँ पे दैट किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, अनलेस ही विल नॉट कम आई विल नॉट गो, कि अगर वह नहीं आई तो वह उसके पास नहीं जाएगा। अनलेस वर्ड दे दिया, किसको बताता है, हमेशा सिचुएशन को। पहला रूल तो वो हमेशा क्या पूछता है, अनलेस का मैं केस बता देती हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी ये वर्ड यूज होगा। अनलेस जो होता है वो हमेशा किसको बताता है, कंडीशन को बताता है। और उसके साथ, उसके बिल्कुल इमीडिएटली हम कभी भी विल या शैल, यानी कि जो सेंटेंस है वो किस में नहीं आना चाहिए, फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में
होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में आ सकता है? सिंपल फ्यूचर में आ सकता है, सिंपल फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन हम तो नोट का केस कर रहे हैं, तो पहला तो यही होगा, अनलेस अनटिल के साथ नोट का यूज नहीं होगा। दूसरा, हम कभी भी फ्यूचर टेंस में उस सेंटेंस को नहीं रख सकते, यानी कि विल और शेल का यूज नहीं होगा। हमें इस सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए ही के साथ हम क्या, ही के साथ ही शी इट सिंगुलर होता है, तो हम क्या लगाएंगे? ही डज कम। क्या होना चाहिए? ही डज कम, सो आई विल नॉट गो। ये हमारा सही सेंटेंस होना चाहिए था। तो ये रूल आज हमने पढ़े। क्या क्या रूल किया आज हमने? कंफ्यूजिंग और एडवर्ब के बारे में पढ़ा कि वेरी और मच। वेरी, वेरी क्या करता है? वेरी के साथ जो डिग्री आनी चाहिए वो आनी चाहिए पॉजिटिव। वर्ब फॉर्म जो आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मच का यूज हमने पढ़ा, डिग्री जो आएगी कंपैरेटिव आएगी। वर्ब फॉर्म जो आएगा V3 आएगा। और वेरी मच एक साथ अगर आ जाए तो हम मच का रूल ही फॉलो करेंगे, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? मच आ रहा है। तो जो डिग्री आएगी कंपैरेटिव आएगी। वर्ब फॉर्म जो आएगा पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी V3 आएगा। उसके बाद हमने क्या डिफरेंस पढ़ा? फेयरली और रैदर में हमने डिफरेंस पढ़ा, जिसका मतलब होता है ना तो कम ना तो ज़्यादा। फेयरली किसके लिए लगता है? प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। और वहीं पे रादर किसके लिए लगता है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। टू का यूज हम फेयरली के साथ नहीं कर सकते, किसके साथ कर सकते हैं? रादर के साथ कर सकते हैं। एक केस और छूट गया वेरी वाला, कि वेरी कुछ एक्सेप्शन वर्ड जो V3 होते हैं, जैसे कि लिमिटेड हो गया, ठीक है, लिमिटेड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, बोर्ड हो गया, टायर्ड हो गया, इनके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? वेरी का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारे एक्सेप्शन वर्ड है, बेशक ये V3 फॉर्म में हो। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वर्ड ऐसे पढ़े जैसे कि नो, नेवर, नॉट, फ्यू, लिटिल। ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। या तो हम ये नेगेटिव वर्ड लगा ले, या तो हम हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, ये दोनों बस वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। इन शब्दों के साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए, स्कैर्सली आ जाए, रेयरली आ जाए, फॉरवर्ड आ जाए, प्रिवेंट आ जाए, ठीक है, डिनाई आ जाए, लेस्ट आ जाए, अनलेस अनटिल आ जाए, तो हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो आज हमने एडवर्ब में ये पढ़ा। आज की क्लास यहीं तक। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा जो एडवर्ब है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आपके जो शॉर्ट नोट है वो साथ साथ बनवा देती हूँ। ये नहीं कि आपको सारे सारे रूल इकट्ठे रटने हैं। शॉर्ट नोट बनाइए, उनको अच्छे से पढ़िए। साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ कि ताकि जो आपने जो रूल पढ़ा है वो अच्छे से आपके प्रैक्टिस सेट में भी हो जाए। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।